नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश श्याम। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा है कि हम भी हैं, और जो अगर राज्य एक आतंकवादी वातावरण पैदा करेंगे, एक बिना किसी भी न्यायिक तरीके का पालन करते हुए सिर्फ प्रशासनिक आधार पर मनमानी करेंगे या जनता को आतंकित करेंगे, या उसको आप कहीं गुंडा राज कर दीजिए, एक तरह से कहिए तो जब पुलिस वाले बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अंकुश के कुछ भी कर सकते हैं या प्रशासन कर सकता है, तो उसे गुंडा राज ही कहेंगे एक तरह से देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर एक कल छोटी सी रोक लगाई, एक अर्थ विराम सा कहिए उसको। और मुद्दा था ये कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो आपको शायद याद होगा कि उन्होंने पहला काम किया कि वो जितने भी उनके खिलाफ आरोप थे, आपराधिक आरोप थे, सब उन्होंने वापस करवा लिए। अब ये चीफ मिनिस्टर का हक होना चाहिए, ये कितना न्यायिक है कि अपने आप ही कोई भी आरोप वापस ले दे। ये किसी भी व्यवस्था में देखा नहीं गया था। ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन इसका देश में कोई इतना जितना विरोध होना चाहिए था उसका एक छोटा सा अंश भी नहीं हुआ। सिर्फ आवाज करने से विरोध नहीं होता, उस बात को किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए, न्याय के लिए, एक अच्छे गवर्नेंस के लिए, अच्छा शासन के लिए जरूरी था कि ऐसा नहीं किया जाता। उसकी भी एक न्यायिक परंपरा होती, लेकिन योगी ने अपना कार्ड तो खेल दिया। उन्होंने कहा कि उनको न्याय की परवाह नहीं, न्यायिक प्रणाली की परवाह नहीं है। वो जिस भी तरह से, जिस भी बात से जो भी कर सकते हैं करते रहेंगे। और चूंकि उनके पास आजकल एक नया नाम सुनते हैं आप, डबल इंजन। अपने आप में कितना भी वो अशिष्ट हो, लेकिन वो शब्द आजकल सबकी जुबान पे है, डबल इंजन। जिस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करता हो, मुख्यमंत्री करता हो, उसकी अपनी अलग अलग पहचान बन जाती है। तो उनके पास डबल इंजन सरकार थी। उसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य में कोई आदमी गलत करता है, कोई मुख्यमंत्री गलती करता है, तो केंद्र के पास अधिकार होता है कि वो उसको उस पर अंकुश लगाए। उसके पास जो संस्थाएं हैं, अब उनको चाहे सीबीआई कहिए, चाहे जो भी कहिए, आजकल उनका काफी चलन है, लेकिन वो चलन सिर्फ अपने विरोधियों के लिए है, अपनी पार्टी के लोगों के लिए नहीं है। तो अगर केंद्र में उसी सरकार की पार्टी हो जिसकी राज्य में है, तो राज्य निरंकुश हो जाता है एक तरह से देखिए तो योगी ने निरंकुश राज किया है पिछले 5 साल से। अपने ऊपर जितने इल्जाम थे, जितने धाराएं लगाई गई थी अपराध के नाम पे, सब वापस करवा ली, और लोगों पे जब जो चाहा जो धारा लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के मामले में, आपको सीएए याद होगा, ये नई बात है, लेकिन हम लोग की याददाश्त थोड़ा कमजोर होती है। शाहीन बाग में बहुत साल तक जिसकी चर्चा हुई थी, 1 साल के आसपास तक उसकी चर्चा हुई थी। उसमें आपने देखा किस तरह महिलाओं ने एक गैर कानूनी कोशिश को किस तरह से उसका विरोध किया, उसको दबाया। जरूरी था कि इसका विरोध देश भर में हो। असम में तमाम लोगों के साथ जो जो बातें हुई, हमने सुनी, देखी, पढ़ी, उन सब से लगता था कि जैसे देश में एक जो भारत आजाद हुआ था 47 में, वो शायद उसकी जो औपनिवेशिक मानसिकता थी वो उससे निकल नहीं पाया था। अभी भी लोगों को बांट के देखना चाहता था। ऐसा पिछले 8 साल से लग रहा है, लेकिन जब सीए शुरू हुआ तो ये कुछ बहुत जोर शोर से इसका काफी हल्ला हुआ, और हमारे सामने ये लगा कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं, जिन्होंने देश में आजादी की लड़ाई लड़ी भी नहीं, और आजादी जब मिल गई तो उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं अपने विचारों के लिए, अपनी समझ के हिसाब से, और यही हो रहा था। तो सीए में जो प्रदर्शन हुए, उनका विरोध हुआ, असम में हुआ, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। कुछ लोग नाराज हुए। जब लोग नाराज होते हैं, जिनमें आक्रोश बढ़ता है, फैलता है, तो उसके कई पहलू निकलते हैं। वो उसका उससे कुछ भी हो सकता है। उससे लोग तोड़फोड़ कर सकते हैं, बस से जला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में छात्र की तरह मैंने बरसों से देखा था, बस चलाने की प्रक्रिया जो थी वो अपने आप में प्रदर्शन का एक हिस्सा बन गई थी। ये बात काफी गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनतंत्र में जो हमारे पास अधिकार है प्रदर्शन का, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का है, जान माल को नुकसान का नहीं है। लेकिन जब जनता उभरती है तो बहुत चीजें हो जाती हैं।
उसे कैसे रोका जाए। क्या उसे हम नेतृत्व से रोक सकते हैं? गांधी जैसा नेता रोक सकता था, लेकिन योगी और गांधी में उतना ही फर्क है जितना एक मेमने में और एक शेर में है। तो उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि उनके सामने लोगों को इस तरह से मना सके, समझा सके। उनके पास क्षमता है कि वो जो उनके अनपढ़ सिपाही हैं उनको बोले कि डंडा लगाते रहो, वो कर सकते हैं। लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है, वो सभ्य लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होगा भी तो लोकतंत्र नहीं है। हमने लोकतंत्र की परिभाषा सीमित कर दी है चुनाव तक। लोकतंत्र की परिभाषा होती है जहां हर नागरिक का सम्मान हो। यूपी के, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का वैसे ही सम्मान हो जैसा योगी आदित्यनाथ का होता है, योगी आदित्यनाथ का होता है, या जय सिंह बिष्ट का होता है, या जो भी नाम। तो मुख्यमंत्री का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि हर नागरिक का। जब तक ये बात नहीं बनती तब तक लोकतंत्र नहीं बनेगा। तब तक एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है जहां चुनाव को हम कहते हैं लोकतंत्र है, वैसा नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी की बात का उतना ही महत्व होता है जितना दूसरे आदमी की बात का। लेकिन जब लोग चुनाव लड़ते हैं, किसी की बात ज्यादा लोग मानते हैं, तो जिसकी बात ज्यादा लोग मानते हैं उसकी बात का महत्व ज्यादा होगा। लेकिन उसमें डंडे की बात नहीं आती, उसमें सिविलिटी चाहिए। उसमें कम से कम और कुछ भी हो, उसको मुफ्त में आतंकवाद जो सरकारी होता है उसके उससे बचाने का काम है सरकार का। सरकार का काम है, संविधान का काम है कि सरकार को मनमानी न करने दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। आदित्यनाथ ने 274 या 276 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की कि आपने जानमाल का नुकसान किया है और आपको इतनी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये कौन लोग थे? जो रेडियो वाले थे, कबाड़ी वाले थे। उनको 10-15 हजार रुपए उनके लिए बड़ी चीज होती है ऐसे राज्य में जहां आप सोचिए कि जहां की प्रति व्यक्ति आमदनी 60,000 रुपए है, यानी कि $800। यानी कि उनकी जो प्रति व्यक्ति आमदनी जो उत्तर प्रदेश की है, अफ्रीका के गरीब देशों की तरह है। भारत में हमेशा इसका एक संदर्भ रखना चाहिए। उस संदर्भ में यह है, हमारे यहाँ गोवा की आमदनी प्रति व्यक्ति 5 लाख है, दिल्ली की 4.5 लाख है और उत्तर प्रदेश की 60,000 है। क्योंकि बीते ढिढोरा विकास का उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से है। भारत के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से बिहार और उत्तर प्रदेश है। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर 15,000 रुपए से लेकर के 80 लाख रुपए तक फाइन लगा दिया। जो अभी जो एक महिला है जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनके ऊपर 80 लाख रुपए का एक नोटिस जारी किया गया। एक और पुराने रिटायर्ड आईपीएस अफसर थे, उनके ऊपर भी ऐसा ही किया गया। क्योंकि उनका की जिम्मेदारी जो है वो सबकी है, अलग अलग भी है और एक साथ भी है। तो जिनके पास जितना उनको लगा सकते थे, उन्होंने उनके ऊपर उतना फाइन लगा दिया। तो ये जो फाइन लगाया गया, इसके पीछे मजिस्ट्रेट थे, यानी कि इसके पीछे कोई न्यायपालिका का कोई व्यक्ति नहीं था। सीधे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी मजिस्ट्रेट के स्तर का था, जिसके ऊपर सीधा अंकुश होता है मुख्यमंत्री का, मुख्य सचिव का, सरकार का, व्यवस्था का। लेकिन लोकतंत्र तब चलता है जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लेजिस्लेचर है वहां से निकले लोग हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है जो कि सिविल सर्विस जो कि तंत्र पूरा है वो, और न्यायपालिका, ये तीनों बराबर होकर के अलग अलग काम करें। यानी कि किसी एक ने गलती की है दूसरा कह सके, दूसरे ने गलती की तो कोई तीसरा कह सके। तो इस तरह से जब बात चलेगी तो संभावना होती है कि चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप मुद्दई भी हैं, आप गवाह भी हैं, आप जज भी हैं, आप जूरी भी हैं, और आप फैसला दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि आप अगर करना चाहते हैं तो कानून के हिसाब से कीजिए, नियम के हिसाब से कीजिए। यानी कि जब भी ऐसा होगा, इसका काम एक जज देखेगा, जज जो न्यायपालिका का हिस्सा है, मैजिस्ट्रेट नहीं देखेगा। ये अपने आप में छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि न्यायपालिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसको आप बिल्कुल से ये नहीं सोचते भूल भूल कि वो है ही नहीं है, ऐसा मान लिया आपने। तो ऐसा लग रहा था कि योगी के राज में न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं है, सारे काम मजिस्ट्रेट और पुलिस कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कम से कम इस मायने में रोक लगाई है। और जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जब कोई बात कहता है तो वो देश का कानून बन जाता है, उसके ऊपर कोई पैरवी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच कुछ
फैसला कर ले उसके बाद तो बात अलग है। लेकिन जब तक पूरी बेंच नहीं बैठती तब तक ये बात जो कही है चंद्रचूड़ ने और सूर्यकांत जस्टिस ने, ये बात देश में एक नियम बन गई, कानून बन गई। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कहा उनने सारे 274 या 76 जो भी थे सारे नोटिस वापस कर लिए हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा अगर आपने कुर्की की है, पैसे लिए तो वापस कीजिए। अभी न्याय नहीं हो रहा है इसमें। अगर आप 100 रुपए की चीज कुर्की करेंगे 10 रुपए में और 10 वापस करेंगे तो जो जिसका नुकसान हुआ तो 100 रुपए का हुआ। तो देखिए जब राज्य अन्याय करता है, जब राज्य आतंकवादी बन जाता है, जब राज्य में गुंडा राज हो जाता है तो उसका कोई आसान इलाज नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ती है। जयप्रकाश नारायण ने चलाई थी, उससे इंदिरा गांधी तक को सरकार से निकलना पड़ा। लेकिन अंत में बात बनती है हमारे लोग कैसे हैं, हम कैसे लोगों को चुनते हैं, जो चुनते हैं उनमें रीढ़ कैसी है, वो अपने लिए चुनते सरकार में आते हैं चुन के या हमारे लिए जनता के लिए जाते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर हमारे नेता हमेशा अपना ख्याल करेंगे जनता के अलावा और हम ऐसे लोगों को चुनेंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। फिर तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो भी करते हैं वो बात अलग है। आप हमारे पास जो मुद्दा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसी भी बात कर सकता है जो मुद्दा उसके सामने है, उसी की सीमा में उसी दायरे में बात करता है। हमेशा कोई वो एक बात लेके कोई सब बातें नहीं कर सकता। तो इसमें जो उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो मुद्दा है उसमें यह है कि आपने प्रशासन ने बिना न्यायपालिका का के वर्चस्व का पालन किए अपने आप खुद ही मुद्दई, खुद ही गवाह, खुद ही जज, खुद ही फैसला दिया उन्होंने, वो नहीं हो सकता। तो अब ये होगा कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे कहा है नोटिस वापस हो गई हैं, लेकिन वो नई नई तरीके नया कानून बनाएंगे, उसके तहत नए ढंग से फिर से शुरू करेंगे। ये अपने आप में एक अजीब सी बात है कि एक लोकतंत्र में लोगों को तंग करने के लिए उनके ऊपर मनमानी करने के लिए भी कानून बनाया जा रहा है। लेकिन ये मजबूरी हमारी है कि हमने ऐसे लोगों को चुना है। तो योगी अगर उनकी सरकार आती है तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। तो अब जरूरी यह है कि मैं मानता हूं कि अच्छा लोकतंत्र हमेशा कांटे की सरकार रखता है। तो दो बड़े विपक्ष, किसी की 51 या किसी की 49, अब जो है थोड़ा संतुलन बना रहता है। या जो जो सत्ता में पार्टी आती है मेजोरिटी पार्टी हो, अगर कई पार्टियां हैं तो उसके पास 50 से कम हो, वो किसी का सपोर्ट हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो पार्टी मनमानी नहीं कर सकती, हमेशा सुननी पड़ेगी बात। अब ये सवाल है कि कैसा सपोर्ट हो, वो बहुत लंबी बहस है। इन जो जनतांत्रिक जो समस्याएं हैं उनका हल घुट्टी देकर नहीं मिलता, कोई आप टैबलेट नहीं दे सकते उसके लिए। तो बड़ी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम पहल तो की। अब कम से कम उन्हें बताया तो कि न्यायपालिका है कि कोई भी मुख्यमंत्री अब मनमानी नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन आप जानते हैं कि जो नेता है वो अपने आप में एक उद्यमी होते हैं। उनके पास सामने कानून कैसा भी बनाया जाए वो तरीका निकालते रहेंगे किस तरह से मनमानी करें। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा नियमों के आधार पर चलें, मर्यादा का पालन करें, और कुछ लोग जो मनमानी है वो करेंगे। जैसे केंद्र में प्रधान सेवक भी, उनको जो ठीक लगता है वो सब ठीक है, प्रधान सेवक हैं, लेकिन जो कह दिया वो कानून है उसको बदल दो या ऑर्डिनेंस निकाल दो या किसी भी तरह से उसका रास्ता ऐसा निकालो कि जो मैं कह रहा हूं वो हो जाए। तो ये तो सभी सरकारें करती हैं, जहां भी ताकत की संभावना होती है वो करेंगी। लेकिन उसके सामने कुछ संतुलन के लिए नियम होते हैं, तंत्र होता है, तरीके होते हैं। हमारे यहाँ वो संतुलन बिगड़ गया है। अगर वो संतुलन ठीक रहे तो सरकार जो भी करना चाहती है, जो एक उत्पाती नेता है वो कुछ भी करना चाहता है, उसका एक जरिया होता, रास्ता निकलेगा कि हम कुछ कर सके। बिना उसके विश्वास के साथ लोकतंत्र नहीं चलता। तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उन्होंने एक कम से कम अर्धविराम लगाया एक गलती को ठीक करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि जो बाकी मुख्यमंत्री हैं इसका सही निष्कर्ष निकालेंगे, सही मायने में इसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी ऐसा ना करेंगे जिसमें न्यायपालिका को दरकिनार किया जाए और जिसमें प्रशासन मनमानी कर सके। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी है वो मनमानी
करने से रोकने के लिए एक छोटा-सा अर्धविराम है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरी अर्धविराम है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।